इस वीडियो में हम अपने फिक्स एसेट के जो ऐसे बेस क्वेश्चन था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम इस ऐसे बेस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ए और बी को सॉल्व कर चुके हैं और अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सी रिक्वायरमेंट के अंदर ये क्वेश्चन हमें कहता है कि इफ द कंपनी अडॉप्टेड sum of the years digit method for depreciation calculation, calculate the amount of depreciation of the machine at the end of each of the 5 years। अगर कंपनी 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की जगह SYD मेथड यूज करती तो उस वक्त हर ईयर का सेपरेट सेपरेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मांग रहा है हर ईयर का SYD मेथड के थ्रू। तो SYD मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हमने बी सॉल्व किया था, इसके नीचे अभी जगह है लेकिन इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमें एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और करने हैं। तो बार आगे इसको सॉल्व करते हैं। सी सॉल्व करने जा रहे हैं। SYD मेथड के थ्रू। अच्छा, तो सबसे पहले सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड के शेड्यूल पे जाने से पहले या उसकी जो मेन कैलकुलेशन उस पे जाने से पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अगर मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर चाहिए तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? उसका फॉर्मूला होगा डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन फ्रैक्शन फॉर द ईयर। हर ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है तो जो भी एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो उस ईयर का जो डेप्रिसिएशन का फ्रैक्शन है उससे। अच्छा, तो सबसे पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारे पास होती है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। वो मैक्सिमम अमाउंट जिसको हम डेप्रिशिएट कर सकते हैं। सैल्वेज वैल्यू को डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, इसके अलावा बाकी पूरी की पूरी कॉस्ट को हम डेप्रिशिएट कर सकते हैं। तो कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू माइनस कर दें तो जो भी अमाउंट आएगी वो हमारे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट होगी। सेकेंड नंबर पे ये डेप्रिसिएशन फ्रैक्शन फॉर द ईयर, इसमें हमारे पास हर ईयर के डेप्रिसिएशन के फ्रैक्शंस होने चाहिए। अब ये डेप्रिसिएशन के फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होता है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स। जो हमारे पास ईयर्स हैं इसके यूजफुल लाइफ के 5 ईयर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स। उन सब 5 ईयर्स का जो डिजिट्स है मतलब 1 2 3 4 5 उन सब का सम चाहिए। 1 2 3 4 5। सम ऑफ द ईयर्स डिजिट हो गया मेरे पास 15। ठीक है, लेकिन ये अगर 5 ईयर्स था 3 ईयर्स था तो चलो मैंने इस तरीके से निकाल लिया। अगर एसेट की लाइफ 8 ईयर्स है या 10 ईयर्स है या फिर 15 ईयर्स है तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 और ये पूरा का पूरा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसके अंदर n हमारे पास होता है लाइफ, एसिड की लाइफ है हमारे पास, मशीन की लाइफ थी 5 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 और ये पूरी की पूरी जो न्यूमरेटर है इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 5 प्लस 1 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 15। ऑटोमेटिकली मेरे पास 15 आ गया। अब मुझे बनाना है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस फॉर द ईयर्स मुझे बनाने हैं, फ्रैक्शंस फॉर ईच ईयर। फ्रैक्शंस कैसे बनते हैं? फ्रैक्शंस में दो अमाउंट्स होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ये सम ऑफ द ईयर्स डिजिट ही आएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? अगर मैं फर्स्ट ईयर का फ्रैक्शन बना रहा हूं तो डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 15, न्यूमरेटर में आएगा इस ईयर के अंदर एसिड की रिमेनिंग लाइफ।
जब फर्स्ट ईयर था तो मेरे एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी थी, पूरे के पूरे 5 साल। तो इसका फ्रैक्शन बन गया 5 डिवाइडेड बाय 12 या 5 डिवाइडेड बाय 15 या फिर 5/15। इसी तरीके से सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ईयर का फ्रैक्शन बनेगा 4/15, क्योंकि सेकेंड ईयर के अंदर एसेट की रिमेनिंग लाइफ थी 4 ईयर्स। इसी तरीके से थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर का हो गया 3/15। फिर फोर्थ ईयर की बात करें तो फोर्थ ईयर का हो गया 2/15। और अगर फिफ्थ ईयर की बात करें यानी कि लास्ट ईयर की, तो उसका फ्रैक्शन हो गया 1/15। ये मेरे पास हर ईयर के फ्रैक्शंस आ गए। अब मुझे अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हर ईयर का, तो सिंपल जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है इस फ्रैक्शन से, और हर ईयर का मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अच्छा, डेप्रिशिएबल अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है क्योंकि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि हमारे सामने आ जाए कि डेप्रिशिएबल अमाउंट है कितनी। 1 मिलियन मेरे पास एसेट की कॉस्ट थी। सैलवेज वैल्यू है मेरे पास 100,000। तो एसेट की जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो है 900,000। मतलब कि जब एसेट की लाइफ एंड हो उस वक्त तक ये पूरी की पूरी अमाउंट लाजमी डेप्रिशिएट हो जानी चाहिए और बुक वैल्यू होनी चाहिए सैलवेज वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो अब चले जाते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा ईयर 1 2 3 4 5 और आगे ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा 1 मई 12 टू 30 अप्रैल 13। ठीक है, और फिर इसको ऑल द वे में डाउनवर्ड हर ईयर के अंदर ले आऊंगा। ये अमाउंट अगर आप के पास ईयर जो है वो दिसंबर 31 को एंड नहीं हो रहा तो आप ये लिख दें तो बेहतर है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने ये बात देख ली है कि ईयर कब स्टार्ट हो रहा है और कब ईयर एंड हो रहा है। 15 और 14 ये मेरे पास आ गए ईयर्स। अच्छा, इसके बाद इसके शेड्यूल के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा अपने पास डेप्रीशिएबल अमाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा ईयर्स फ्रैक्शन या ईयर्स डेप्रिसिएशन फ्रैक्शन, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। डेप्रिशिएबल अमाउंट हर ईयर के अंदर सेम रहेगी 9 लाख डॉलर की, और ये हर ईयर के अंदर सेम होगी। ईयर्स डेप्रिसिएशन फ्रैक्शन हर ईयर के अंदर चेंज होगा, पहले का था 5 डिवाइडेड बाय 15। इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकंड का था 4/15, 3/15, 2/15, 1/15। जब मैं 900,000 को 5/15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 900,000 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 300,000। इसी तरीके से सेकंड ईयर का मेरे पास आ जाएगा 2,40,000। थर्ड ईयर का मेरे पास आ जाएगा 1,80,000। फोर्थ ईयर का मेरे पास आ जाएगा 1,30,000 और लास्ट आ जाएगा 60,000। और अगर मैं टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखूं जो कि मैंने एसेट की पूरी लाइफ के अंदर डेप्रिशिएट कर दिया है जितनी अमाउंट का एसेट, तो टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टिल ईयर 5 या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 5। ईयर 5 तक मैं एसेट को कितना डेप्रिशिएट कर चुका हूँ, इन सबका टोटल करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 900,000। मैं 900,000 का की अमाउंट डेप्रिशिएट कर चुका हूँ और यही फिफ्थ ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। तो जो मेरा टारगेट था कि जब एसेट की लाइफ एंड हो तो पूरी की पूरी डेप्रिशिएबल अमाउंट डेप्रिशिएट हो चुकी हो, वो हो गई है। और अगर मैं बुक वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो 1 मिलियन माइनस फिफ्थ ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 900,000, तो मेरे पास बुक वैल्यू एग्जैक्ट बराबर आ गई है सैलवेज वैल्यू के। तो ये मेरे पास कैलकुलेशन थी थ्रू एसवाईडी मेथड। अच्छा, एसवाईडी मेथड की जो कैलकुलेशन हमने की है इसको सिर्फ समझने के लिए एक तरीके से हम और देख सकते हैं।
जो दूसरा तरीका है उसके थ्रू भी सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है क्योंकि इस मेथड के अंदर फ्रैक्शंस के थ्रू सोल्यूशन होता है, लेकिन समझने के लिए वो तरीका थोड़ा हमारे पास आसान है। देखिए दूसरे तरीके के अंदर मैं क्या करता हूँ कि डेप्रिशिएबल अमाउंट मेरे पास जो है 900,000, उसको मैं डायरेक्टली 15 से डिवाइड कर देता हूँ। ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट थी इसको मैं ये सम ऑफ द इयर्स डिजिट से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगी अमाउंट 60,000। अच्छा, अब ये जो 60,000 की अमाउंट आई है ये मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये जो 900,000 की टोटल अमाउंट मुझे डेप्रिशिएट करनी थी ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, जब इसको मैंने डिवाइड किया इस सम ऑफ द इयर्स डिजिट से 15 से, तो मैंने बेसिकली इस अमाउंट के 15 इक्वल हिस्से कर दिए। 900,000 को मैंने 15 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया और एक हिस्से की अमाउंट आई 60,000। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि हर ईयर के अंदर मैं ये देखता हूँ कि एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी है, जितनी हर ईयर के अंदर एसेट की रिमेनिंग लाइफ है या हर ईयर के अंदर एसेट की रिमेनिंग लाइफ का जो भी डिजिट है, मैं उतने ही हिस्से 60,000 के हिसाब से उस ईयर को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए दे देता हूँ। क्या मतलब, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ईयर लिखूं 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लूं डिजिट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर एसेट की कितनी लाइफ रह गई थी, 5 साल, ठीक है, तो उसका डिजिट क्या हुआ 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितनी रह गई थी 3, यहाँ पे रह गई थी 2, और लास्ट ईयर के अंदर एसेट की लाइफ रह गई थी 1, तो इसका डिजिट हो गया 1। अब मैं ये करता हूँ कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ईयर के अंदर जो एसेट की रिमेनिंग लाइफ का डिजिट था 5, तो 60,000 के हिसाब से मैं इसको डेप्रिसिएशन के लिए 5 हिस्से दे देता हूँ, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बन गया 300,000। इसी तरीके से सेकेंड ईयर के अंदर भी 4 डिजिट था रिमेनिंग लाइफ का, तो 60,000 के 4 हिस्से मैंने इसको दे दिए, तो इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन गया 2,40,000। इसको मैंने 3 हिस्से दे दिए, इसका बन गया 1,80,000, इसको मैंने 2 हिस्से दे दिए, इसका बन गया 1,20,000, और इसको मैंने एक ही हिस्सा दिया, तो इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन गया 60,000। तो अगर आप ये देखें तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ यहाँ बात क्या समझ आ गई, मुझे बात ये समझ आ गई कि यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा था कि ये 900,000 को मैंने 15 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फिर हर ईयर के अंदर जो इसकी एसेट की रिमेनिंग लाइफ का डिजिट था उतने हिस्से मैंने उसको दे दिए। इन दोनों के अंदर काम सेम है, सिर्फ यहाँ पे मैंने 900,000 को एक ही मरतबा 15 से डिवाइड करके हर ईयर में उसके रिमेनिंग लाइफ के डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैं हर ईयर के अंदर 900,000 को 15 से डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। तो काम दोनों में सेम है, ये आपका प्रॉपर मेथड का तरीका है और ये आपके समझने के लिए है। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट सी पूरी हो गई। इसके बाद देखते हैं फिर डी। डी और ई हमारे पास रिक्वायरमेंट टू डेप्रिसिएशन के मेथड से ही रिलेटेड है, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा एक्टिविटी मेथड से रिलेटेड, लेकिन उन दोनों के अंदर एक एडिशनल चीज है। वो एडिशनल चीज क्या है कि देखें, जब भी हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन के अंदर जो मोस्ट ऑफ द फिगर्स हम लेते हैं वो एक्चुअल फिगर्स नहीं होती बल्कि एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए हम लेते हैं कॉस्ट, कॉस्ट एक्चुअल होती है, लेकिन इसके अलावा हम लेते हैं सैल्वेज वैल्यू, वो एस्टिमेटेड होती है, लाइफ वो एस्टिमेटेड होती है, उसकी बेसिस पे रेट निकलता है वो भी एस्टिमेटेड होता है। तो ये जितनी भी एस्टिमेटेड अमाउंट है ये उस वक्त तक कंफर्म नहीं होती, तो क्या ये जरूरी है कि जितनी ईयर एसेट की लाइफ हो उतने ईयर तक ये सारी एस्टिमेटेड अमाउंट सेम ही रहे? नहीं, चांसेस हैं कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट ये एस्टिमेटेड अमाउंट चेंज हो जाए। तो अगर ये एस्टिमेटेड अमाउंट चेंज हो जाती हैं तो फिर हमने उसके बाद अपना जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट करना है या उसका डेप्रिसिएशन पे क्या इम्पेक्ट आएगा ये देखना है। तो सिंपल दो चीजें आपने याद रखनी है।
कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपके एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए जो भी फिगर्स यूज होती हैं या जो भी एलिमेंट्स यूज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं या उसमें से कोई भी एक चेंज हो जाता है, तो उस पॉइंट से इमीडिएट बिफोर, उस पॉइंट से इमीडिएटली पहले का आप बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जिस पॉइंट पे फिगर चेंज हुई है, चाहे किसी भी डेट को चेंज हुई है, उस पॉइंट से इमीडिएट पहले की आप एसेट की बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लो। क्यों? क्योंकि नंबर 2 कि जब आप उस पॉइंट के बाद अपने एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, तो उस कैलकुलेशन के लिए अब आप ओरिजिनल एसेट की कॉस्ट यूज नहीं करोगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए, बल्कि जो आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट की थी उसी को ही न्यू कॉस्ट बेसिस कंसिडर करोगे। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल, $5 लाख मेरे एसेट की कॉस्ट थी और अभी 3 साल के एंड पे मैं उसको 3 लाख तक डेप्रिशिएट कर चुका था, मतलब उसकी बुक वैल्यू हो गई $2 लाख। अब कोई ना कोई एलिमेंट चेंज हो गया, तो जब मैं वापस न्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करूंगा आफ्टर चेंज, तो मैं $5 लाख की हिस्टोरिकल कॉस्ट को अब यूज नहीं करूंगा इसकी कैलकुलेशन के लिए, बल्कि जो बुक वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी इस चेंज से पहले की, उसी को ही मैं न्यू कॉस्ट बेसिस कंसिडर करके अब कैलकुलेशन करूंगा। अच्छा, पहली चीज तो ये हो गई कि हमारे पास जो भी जिस पॉइंट पे भी आपकी कोई एलिमेंट चेंज हो उससे पहले की बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लो। और नंबर 2 कि जब उसके बाद का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो तो उसके अंदर बुक वैल्यू आप न्यू कॉस्ट बेसिस के तौर पे यूज करोगे, और सिर्फ बुक वैल्यू ही यूज नहीं करोगे न्यू कॉस्ट बेसिस के तौर पे, बल्कि जो कैलकुलेशन के लिए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लोगे वो एसेट की रिमेनिंग लाइफ लोगे। ठीक है, और अगर सेल्वेज वैल्यू चेंज हुई है तो सेल्वेज वैल्यू भी जो चेंज सेल्वेज वैल्यू है वो लोगे। अब वो कैसे करते हैं वो हम इन दोनों रिक्वायरमेंट्स के अंदर देखते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ई के अंदर कह रहा है कि इफ द कंपनी अडॉप्टेड, सॉरी रिक्वायरमेंट डी हम कर रहे थे, रिक्वायरमेंट डी के अंदर हमें ये कहता है कि इफ द कंपनी अडॉप्टेड द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड एंड रियलाइज एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर 1 मई 2014 that the machine's remaining life is still 4 years, then calculate the amount of depreciation of the machine at the end of each of the 5 years। हम SLM मेथड यूज कर रहे थे, पहले साल SLM यूज किया नॉर्मल तरीके से, सेकेंड ईयर भी SLM यूज किया नॉर्मल तरीके से, 2 इयर्स गुजर चुके हैं, थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ तो एसिड की लाइफ जो रिमेनिंग होनी चाहिए थी वो थी 3 इयर्स। लेकिन मुझे ये बात रियलाइज हुई कि भाई अभी एसिड 3 साल नहीं बल्कि 4 साल चल सकता है, मतलब जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी वो चेंज हो गई। तो अब किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। मेथड हमारे पास SLM ही है। तो अब जो हमारे पास रिक्वायरमेंट 4 है उसको सॉल्व करते हैं, सॉरी रिक्वायरमेंट डी जो है उसको सॉल्व करते हैं। डी के अंदर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड SLM। SLM के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल, सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट करते हैं, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, हमारे पास एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है 900,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी 5 इयर्स। ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ स्टार्ट की, क्योंकि थर्ड ईयर के स्टार्ट से हमारे पास चेंजेस आए तो उससे पहले 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन नॉर्मली ही कैलकुलेट होगा। तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर मतलब हर ईयर का, क्योंकि आपको ये बात पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो भी डेप्रिसिएशन आता है हर ईयर का सेम ही रहता है। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की बात है ये मैं हर ईयर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं किसी ईयर 1 ईयर 2 पे नहीं गया। तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 180,000 ईच ईयर। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि जब तक चेंजेस नहीं हुए कि जब तक यही 180,000 हमारे पास हर ईयर का डेप्रिसिएशन रहेगा। तो अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर 1 की मैं बात करूं तो मैं इसको थोड़ा आगे करके लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बीच में यहाँ पे कैलकुलेशन भी आनी है।
ये हो गया 180,000। इसी तरीके से अगर मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर 2 की बात करूं तो अगेन 180,000। तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन आ गया, ईयर 2 का डेप्रिसिएशन आ गया। अगर कोई भी चेंज नहीं आया होता तो यही सेम डेप्रिसिएशन ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 का आ जाता, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन सबको प्लस करके आ जाता और बुक वैल्यू आ जाती। लेकिन वो हमसे मांगे ही नहीं है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये हुई है कि ईयर 3 के स्टार्ट पे मेरे पास एक एलिमेंट चेंज हो गया। वो क्या एलिमेंट था? यूजफुल लाइफ। मेरे पास अभी इस हिसाब से 3 इयर्स लाइफ थी, लेकिन मुझे अब पता चला कि नहीं, अब एसेट 4 साल और फर्दर यूज हो सकता है। तो अब जब मैं ईयर 3 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाऊंगा तो जो रिमेनिंग लाइफ है, मतलब कि 4 इयर्स, वो यूज करूंगा। इसके अलावा एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू में चेंज नहीं आया तो उसको मैं वही $1,00,000 यूज करूंगा डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो कॉस्ट है वो कॉस्ट में न्यू कॉस्ट बेसिस यूज करूंगा, और वो क्या होगी? वो ईयर 3 से पहले की बुक वैल्यू, यानी कि ईयर 2 की एंड की बुक वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले ईयर 3 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए न्यू कॉस्ट बेसिस चाहिए, और वो न्यू कॉस्ट बेसिस क्या होगी? एंडिंग बुक वैल्यू ऑफ ईयर 2। ईयर 2 की एंडिंग बुक वैल्यू। ईयर 2 की एंडिंग बुक वैल्यू कैसे आएगी? कॉस्ट माइनस ईयर 2 तक, ईयर 2 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ईयर 2 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए ईयर 1 का डेप्रिसिएशन और ईयर 2 का डेप्रिसिएशन। तो मेरे पास जो न्यू कॉस्ट बेसिस आ गई वो आ गई $6,60,000। ये मेरी बन गई न्यू कॉस्ट बेसिस। अब जब मुझे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन या थर्ड ईयर से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो मैं यही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर दोबारा कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि हर ईयर सेम ही रहेगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर अगेन वैसे ही कैलकुलेट होगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा कि डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैं 1 मिलियन माइनस $1,00,000 सैलवेज वैल्यू नहीं करूंगा। मैं न्यू कॉस्ट बेसिस 6,60,000 जो के ईयर 2 की एंडिंग बुक वैल्यू थी, इसको न्यू कॉस्ट बेसिस कंसिडर करूंगा और यहाँ पे इसको एज न्यू कॉस्ट कंसिडर करूंगा। तो 6,40,000 माइनस वही सैलवेज वैल्यू, क्योंकि सैलवेज वैल्यू में चेंज नहीं आया, $1,00,000 एंड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ नहीं, रिमेनिंग लाइफ। एसेट की कितनी लाइफ रह गई है? मेरे हिसाब से 3 इयर्स रह गए थे, लेकिन अब क्या पता चला कितने इयर्स रह गए? 4 इयर्स। तो अभी स्टिल 4 इयर्स मेरा एसेट चल सकता है, तो डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय न्यू एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ। अब इसके हिसाब से मेरे पास डेप्रिसिएशन कितना आ गया? ये बन गया 540 डिवाइडेड बाय 4, 135,000। 135,000 ये मेरे पास आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, मतलब फॉर ईच ऑफ द ईयर फ्रॉम ईयर 3 टू ईयर 6। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहाँ पे ईयर 3 से लेके ईयर 6 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। सिर्फ मुझे यहाँ पे हर ईयर को यही अमाउंट दे देनी है, 135,000। 135,000। इसी तरीके से ईयर 5 का डेप्रिसिएशन भी यही होगा, ईयर 6 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? अगर थर्ड ईयर के स्टार्ट पे कोई एलिमेंट चेंज हो रहा था तो मैंने सेकंड ईयर के एंड की बुक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और यही बुक वैल्यू यूज होगी अब मेरे पास एज न्यू कॉस्ट बेसिस। तो अगर मुझे दोबारा डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालनी है तो मैं ओरिजिनल कॉस्ट को यूज नहीं करूंगा, बल्कि ये न्यू कॉस्ट बेसिस को यूज करूंगा, माइनस 1,00,000 सैलवेज वैल्यू। अगर सैलवेज वैल्यू चेंज नहीं हुई, अगर चेंज हो गई होती तो ये भी चेंज सैलवेज वैल्यू आती, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड न्यू रिमेनिंग लाइफ। जो आपने ये न्यू रिमेनिंग लाइफ है उससे आप डिवाइड करोगे। ठीक है, अच्छा अब कैसे पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन सही हुआ है या नहीं? सिंपल सी बात है, आप ये देख लो कि डेप्रिशिएबल अमाउंट 6 इयर्स के एंड पे पूरी की पूरी डेप्रिशिएट हो चुकी है या नहीं।
मतलब कि आप यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टिल ईयर 6 ले लो, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 6 ले लो। ठीक है, ईयर 6 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देख लो, आपको पता चल जाएगा कि पूरी की पूरी डेप्रिशिएबल अमाउंट लाइफ के एंड तक डेप्रिशिएट हो चुकी है या नहीं। तो जब आप इन पूरे 6 ईयर्स के डेप्रिसिएशन को टोटल करोगे, आपके पास आएगा 900,000। तो इसका मतलब आपका डेप्रिसिएशन सही हुआ है, एसेट की लाइफ एंड हुई, तो आपके पास पूरी डेप्रिशिएबल अमाउंट डेप्रिशिएट हो चुकी है, और आपकी जो बुक वैल्यू है वो एग्जैक्ट बराबर है $100,000 के। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया डी। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है हमारे पास ई के अंदर। ई के अंदर ये कह रहा है, इफ द कंपनी अडॉप्टेड द एक्टिविटी मेथड फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। एक्टिविटी मेथड के लिए उसने हमें ये डेटा दिया हुआ था आर्स का। ठीक है, तो अगर कंपनी एक्टिविटी मेथड यूज करती है एंड रियलाइज एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ईयर, अब यहाँ पे 4th ईयर के स्टार्ट पे इसको पता चला कि कुछ चेंजेस आए, तो ईयर 3 के एंड की बुक वैल्यू चाहिए होगी। अच्छा, एक और चीज, जरूरी नहीं है वो आपको ये बोलता है कि एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ईयर, हो सकता है आपको ये कह देता है एट द स्टार्ट ऑफ सॉरी, या फिर आपको ये कह देता है कि रियलाइज ऑन 1 मई 2015 की 1 मई को उसको पता चला कि कोई एलिमेंट चेंज हो गया, तो आपको खुद देखना पड़ता कि ये जो 1 मई है ये कौन सा ईयर लगता है। तो हमने मशीन परचेज की थी 1 मई 2012 को, तो 12 से 13 1 ईयर, 13 से 14 2 ईयर, 14 से 15 3 ईयर, और ये 1 में हो गया 4th ईयर का स्टार्ट, तो आपको खुद ही उस वक्त कैलकुलेट करना पड़ता। अच्छा, बहरहाल 4th ईयर के स्टार्ट पे आपको पता चला कि भाई मशीन कैन स्टिल बी यूज फॉर 1000 आवर्स इन ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 ईयर्स। 3 ईयर्स के अंदर आपने 1000, 1500 और 500 आवर्स यूज कर लिए, ठीक है, मशीन को। फिर आपको पता चला 4th ईयर के स्टार्ट पे कि भाई अब मशीन 4th ईयर और 5th ईयर के अंदर 1000 ईच फर्दर यूज हो सकती है। मतलब यहाँ पे हमने सोचा था कि 4th ईयर के अंदर 1500 आवर्स यूज होंगे, 5 के अंदर कुछ भी यूज नहीं होगा, लेकिन अब आपको पता चला कि 4th के अंदर भी 1000 आवर और 5 के अंदर भी 1000 आवर्स यूज हो सकती है। तो अब ये कह रहा है कि हमें 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप बता दो। तो सिंपल वैसी ही कैलकुलेशन है, सिर्फ इसमें याद रखने की चीज ये है कि हमारे पास जो इनिशियल 3rd ईयर तक कैलकुलेशन है वो वैसे ही होगी जैसे हम नॉर्मल करते हैं। तो उसके लिए यहीं से ही मैं डेटा पिक करूंगा। जो टोटल आवर्स थे मेरे पास वो 4500 आवर्स, और ईयर 1 2 3 के अंदर 1000, 1500 और 500 आवर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ ई की रिक्वायरमेंट पे। ई की रिक्वायरमेंट मेरे पास यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी एक्टिविटी मेथड के थ्रू। यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी। जो हमारे पास पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे होता है, वो हमारे पास होता है डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी। टोटल एक्टिविटी। अच्छा, तो हमें जब एक्टिविटी मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी। उसके लिए डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमारे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे आएगी, वैसे तो हम $900,000 कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी। एक्टिविटी हमें दिया हुआ है 4500 आवर्स। ठीक है, जो यूजेज दिया हुआ था वही हमारी एक्टिविटी है 4500 आवर्स। तो जब मैं इसको 4500 आवर्स से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो है $200 पर आवर। एक आवर जब मैं मशीन को यूज करता हूं तो $200 डेप्रिशिएट हो जाती है मशीन, और उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर बनता है $200। अब सिंपल ये देख लूं कि हर ईयर के अंदर कितने आवर्स मशीन यूज हुई है। जिस ईयर के अंदर जितने आवर्स यूज हुई है उस ईयर के अंदर 200 के हिसाब से उतने आवर्स पे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूं, मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर 1 का। ये कैसे होगा, $200 हमारे पास डेप्रिसिएशन का रेट आ गया, और फर्स्ट ईयर के अंदर कितने आवर्स हमने यूज किए हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर हमने मशीन को 1000 आवर्स यूज किया है। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास $200,000। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का भी आ जाता है, लेकिन क्योंकि फोर्थ ईयर में चेंजेस आ रहे हैं तो हम यहाँ पे थर्ड ईयर पे आके रुक जाएंगे। थर्ड ईयर के अंदर हमने यूज किया था मशीन को 1500 आवर्स, और फिफ्थ ईयर के अंदर हमने यूज किया था 500 आवर्स। तो सेकेंड ईयर का मेरे पास डेप्रिसिएशन बना है 300,000, इसका बना है 100,000। अब फोर्थ ईयर के स्टार्ट में चेंजेस हो गए। क्या चेंज हो गया, एक्टिविटी चेंज हो गई। मुझे ये पता चला कि भाई मैं समझ रहा था कि फोर्थ ईयर में 1500 आवर्स मशीन यूज होगी, तो अब पता चला कि फोर्थ ईयर के अंदर तो 1000 आवर्स यूज होगी, और फिफ्थ ईयर के अंदर भी 1000 आवर्स यूज होगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, उससे पहले ईयर 3 की बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्यों, क्योंकि वो मेरे पास सर्व करेगी एज न्यू कॉस्ट बेसिस, बुक वैल्यू ऑफ ईयर 3 या फिर एंडिंग बुक वैल्यू। अच्छा, बुक वैल्यू कैसे आएगी मेरे पास, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख। तो मेरे पास जो न्यू कॉस्ट बेसिस आ गई वो आ गई यहाँ पे 400,000, 4 लाख। ठीक है, अब मैं जाऊंगा फोर्थ और फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। उसमें अगेन पहले यही काम करूंगा जो मैंने यहाँ पे किया है। पहले मैं कैलकुलेट करूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी कैसे आएगा, वही डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी, नहीं, अब यहाँ पे आ जाएगा रिमेनिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे चेंज करना भूल गया था, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ नहीं, रिमेनिंग लाइफ। अच्छा, रिमेनिंग एक्टिविटी। तो अब यहाँ पे चेंजेस ये आएंगे कि जब मैं डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट करूंगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट यूज नहीं करूंगा 1 मिलियन, बल्कि ये न्यू कॉस्ट बेसिस यूज करूंगा, यानी कि 400,000 माइनस 1 लाख सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग एक्टिविटी। अब मुझे ये पता लगा है कि भाई फोर्थ ईयर के अंदर 1000 और फिफ्थ ईयर के अंदर 1000 हम मशीन को यूज कर सकते हैं, 1000 आवर्स। तो इसका मतलब रिमेनिंग एक्टिविटी है 2000 आवर्स। तो जब 3 लाख को मैं डिवाइड कर दूंगा 2000 से, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा $150 पर आवर। एक आवर अब मैं फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के अंदर मशीन को यूज करूंगा तो डेप्रिसिएशन $150 पर आवर के हिसाब से चार्ज होगा। तो अब अगर मुझे फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए तो क्या करूं, अगेन इसमें से ईयर 3 में ईयर 3 चला जाएगा, इसमें आएगा मेरे पास ईयर 4 और ईयर 5। डेप्रिसिएशन रेट है $150 पर आवर, और यहाँ पे मेरे पास फोर्थ ईयर में 1000 आवर्स, फिफ्थ ईयर के अंदर भी 1000 आवर्स। तो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 1,50,000, फिफ्थ ईयर का भी 1,50,000। अब अगेन मुझे अगर ये चेक करना है कि ये जो टोटल डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टिल ईयर 5 या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 5, अगर मुझे ये चेक करना है कि जो फिफ्थ ईयर तक हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है वो सही है या नहीं, तो सिंपल सा काम मुझे ये करना है कि फिफ्थ ईयर के एंड तक ये चेक कर लो कि फिफ्थ ईयर के एंड तक लाइफ एंड हो गई, तो लाइफ के एंड पे या फिफ्थ ईयर के एंड पे ये चेक कर लो कि जो आपने टोटल अमाउंट डेप्रिशिएट की है वो डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इन सब को टोटल कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने 5 ईयर तक
पूरी $9 लाख की अमाउंट डेप्रिशिएट कर दी है। इसका मतलब 5th ईयर के एंड पे जब लाइफ एंड हुई तो पूरी की पूरी डेप्रिशिएबल अमाउंट डेप्रिशिएट हो चुकी है और बुक वैल्यू सैलवेज वैल्यू के बराबर हो गई है। इसका मतलब ये मेरा डेप्रिसिएशन सही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो छोटी सी रिक्वायरमेंट और हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है एफ और जी। एफ के अंदर हमें ये कहता है कि भाई एट द एंड ऑफ द 5th ईयर ऑफ मशीन्स यूजफुल लाइफ बिफोर द 5th ईयर्स डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड द मशीन वाज सोल्ड फॉर $200,000. What will be the proper disposal entry required to be passed by the company at the end of the 5th year of machine's life? ये कह रहा है कि भाई 5th ईयर के एंड पे, लेकिन 5th ईयर के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास करने से पहले मशीन जो है वो हमने सेल कर दी थी $2 लाख की। तो अब ये बोल रहा है कि भाई डिस्पोजल की एंट्री बता दो हमें। तो यहाँ पे दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1 ये कि आपको जब भी डिस्पोजल करना होता है, जब भी हम कोई एसेट को डिस्पोज करते हैं, तो मोस्टली, नॉर्मली भी नहीं कहूंगा, मोस्टली हमारे पास उससे रिलेटेड कोई गेन या लॉस होता ही है। तो हमें एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल गेन या लॉस कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास एंट्री के अंदर रिकॉर्ड होता है। और गेन या लॉस रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने एसेट की बुक वैल्यू को, जो डिस्पोजल के टाइम पे बुक वैल्यू थी, उसको कंपेयर करते हैं कैश प्रोसीड से कि बुक वैल्यू कितनी थी और उसके अगेंस्ट कैश कितना मिला है। कैश ज्यादा मिला है तो गेन है, कैश कम मिला है तो लॉस है, अगर बराबर मिला है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हमें यहाँ पे बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है ईयर 5 की। सही है। अच्छा, दूसरी बात पे जाने से पहले एक और चीज यहाँ पे हमें कहा है कि भाई 5th ईयर एंड हो गया, लेकिन हमने 5th ईयर की डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं की है। तो आया कि ये 5th ईयर का डेप्रिसिएशन यूज करेंगे बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या नहीं। तो एक बात याद रखिएगा कि एसेट का डेप्रिसिएशन बेस करता है उसके यूजेज पे। अगर आप एसेट को यूज करोगे तो वो डेप्रिशिएट होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जब 5th ईयर एंड हो चुका है तो इसका मतलब 5th ईयर के अंदर मेरा एसिड यूज हो चुका है। तो अगर यूज हो चुका है तो 5th ईयर के डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं भी हुई तो मैं अपने पास पहले इस एंट्री को पास करूंगा और इसको लाजमी यूज करूंगा बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमें बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो 5th ईयर के एंड की ही बुक वैल्यू है। सही है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्योंकि हमसे वो गेन या लॉस नहीं मांग रहा, हमसे वो प्रॉपर एंट्री मांग रहा है डिस्पोजल की। तो जब डिस्पोजल की एंट्री हमें चाहिए होती है या एंट्री पास करनी होती है तो उसमें हमें मशीन को भी क्रेडिट करना पड़ता है, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट को, वो तो चलो हमारे पास होती है, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डेबिट करना होता है। तो यहाँ पे मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी चाहिए 5th ईयर के एंड पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमें देखना है कि भाई ये जो हमसे रिक्वायरमेंट मांग रहा है ये कौन से मेथड के थ्रू मांग रहा है। इसका मेथड तो लिखा ही नहीं है। तो अगर मेथड नहीं लिखा तो इसका मतलब ये उसी मेथड की मांग रहा है जो मेथड कंपनी यूज कर रही थी। कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही थी? 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो मुझे जाना पड़ेगा अपने फर्स्ट वीडियो के सोल्यूशन पे 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के ऊपर, और यहाँ पे हमारा जो डिस्पोजल हो रहा है वो हो रहा है ईयर 5 के एंड पे। तो ईयर 5 के एंड की मुझे बुक वैल्यू चाहिए जो कि $1 लाख है, और ईयर 5 के एंड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए जो कि 900,000 है। तो पहले मैं गेन या लॉस कैलकुलेट कर लेता हूँ और फिर एंट्री करता हूँ। अच्छा, इसको मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यहीं से मुझे डेटा रिक्वायर्ड है। ये मेरे पास रिक्वायरमेंट है एफ, इसके अंदर हम बात करेंगे डिस्पोजल की। अच्छा, इसके अंदर मुझे पता करना है कि मेरे पास गेन है या लॉस है। तो मैं सिंपल सा काम ये करूं कि कैश प्रोसीड्स जो मुझे मिला है उसमें से जो बुक वैल्यू थी उसको माइनस कर दूं, जितने वैल्यू थी उसको माइनस कर दूं जितने उसके अगेंस्ट पैसे मिले। तो इसका मतलब 100,000 का मेरे पास गेन है। अब इसकी एंट्री करनी है तो एंट्री सिंपल सी पास होगी मेरे पास कैश डेबिट, कितने से $2 लाख का कैश आया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कितने से, जितना इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था ईयर 5 के एंड पे $900,000 का। ठीक है। अच्छा, बाकी इसके अलावा क्रेडिट क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो मेरा एसेट था वो क्रेडिट होगा,
एसेट क्या था, मशीन। मशीन क्रेडिट होगी कितने से, हिस्टोरिकल कॉस्ट से, और एंड में गेन ऑन डिस्पोजल। गेन ऑन डिस्पोजल मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे 100,000 से। तो ये मेरे पास डेबिट साइड में भी 1.1 मिलियन, क्रेडिट साइड में भी 1.1 मिलियन आ गए। तो ये सिंपल डिस्पोजल की एंट्री हो गई एफ के अंदर। अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट, हाँ, इस वीडियो की हमारे पास रिक्वायरमेंट है जी। जी के अंदर डिस्पोजल जैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम मशीन को सिंपल सेल आउट नहीं कर रहे, बल्कि उसके अगेंस्ट दूसरी मशीन ले रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ऑफ द मशीन यूजफुल लाइफ, अब ये थर्ड ईयर की बात कर रहा है, तो मुझे थर्ड ईयर के एंड की बुक वैल्यू और थर्ड ईयर के एंड का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। If the machine was exchanged for a new machine having a market price of $400,000 by paying $50,000 cash for exchange, what would be the journal entry passed by the company? 4 लाख डॉलर की न्यू मशीन थी, उसके अगेंस्ट $50,000 हमने पे किए हैं, तो क्या जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए? तो अगेन जर्नल एंट्री की बात कर रहा है, तो बुक वैल्यू पहले चाहिए ये देखने के लिए कि इस एक्सचेंज पे गेन या लॉस हुआ है, और फिर एंट्री पास करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चाहिए ईयर 3 के एंड का। लेकिन मेथड नहीं बताया, तो अगेन वही 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, इसलिए मैं दोबारा यहीं पे ही इसकी जो रिक्वायरमेंट है जी, उसको सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज का। अच्छा, एक्सचेंज के अंदर सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है गेन या लॉस। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि गेन हुआ है या लॉस, तो आप सिंपल ये देख लो कि हमारी जो मशीन की बुक वैल्यू थी, अब कैश तो है नहीं कि हम ये देखें उसके अगेंस्ट कैश कितना मिला, आप ये देख लो कि हमारी पुरानी मशीन की जो बुक वैल्यू थी उसके अगेंस्ट जो न्यू मशीन ली है उसकी कितनी वैल्यू हमें रिसीव हुई है। क्या कहा मैंने कि पुरानी मशीन की जो बुक वैल्यू थी उसके अगेंस्ट ये देख लो कि न्यू मशीन की कितनी वैल्यू हमें रिसीव हुई है, हमें पता चल जाएगा गेन है या लॉस है। तो मेरे पास जो पुरानी मशीन थी उसकी बुक वैल्यू कितनी थी ईयर 3 के एंड पे, क्योंकि ईयर 3 के एंड पे हमारे पास यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, तो ईयर 3 के एंड पे ये रही मेरे पास बुक वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की हुई थी 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के थ्रू, ये है 343,000। ठीक है। अच्छा, न्यू मशीन की वैल्यू मुझे कितनी रिसीव हुई है, न्यू मशीन की वैल्यू मुझे रिसीव हुई है $3,50,000। लेकिन सर क्वेश्चन के अंदर तो उसने ये कहा है कि जो न्यू मशीन है उसकी वैल्यू है $4 लाख, मार्केट प्राइस $4 लाख है, तो आप कैसे कह रहे हो कि $3,50,000 हमें वैल्यू रिसीव हुई है? क्योंकि मैंने आपको ये कहा कि अगर एक्सचेंज के अंदर गेन या लॉस देखना है, तो आप ये देख लो कि पुरानी मशीन के अगेंस्ट इसकी कितनी वैल्यू रिसीव हुई है। जो यहाँ पे $4 लाख हमें रिसीव हुए हैं, $4 लाख की जो वैल्यू हमें मिली है मशीन की, इसके अगेंस्ट मैंने $50,000 पे भी किए हैं। मतलब इन शॉर्ट, ये जो $4 लाख की वैल्यू मुझे मिली है उसमें से $50,000 की वैल्यू तो मैंने कैश पे करके परचेज की है। तो जो मशीन पुरानी मशीन थी उसके अगेंस्ट इसकी कितनी वैल्यू मिली है, 4 लाख माइनस 50,000, तो ये वैल्यू मुझे न्यू मशीन ओल्ड मशीन के अगेंस्ट मिली है। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं कि भाई न्यू मशीन की मार्केट प्राइस तो $4 लाख ही थी, लेकिन 50,000 उसमें से मैंने पे करके परचेज की थी वैल्यू। तो पुरानी मशीन के अगेंस्ट मुझे $3,50,000 की इसकी वैल्यू मिली, और पुरानी मशीन की वैल्यू थी 3,43,000। इसका मतलब मेरे पास $7,000 की वैल्यू ज्यादा मिली है, यानी कि गेन है $7,000 का। अच्छा, अगर सपोज आपको ये कैलकुलेट नहीं भी करना आता था तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप सिंपल इसकी एंट्री पास कर दो, जो अमाउंट जहां पे आती है आप प्लेस कर दो, ऑटोमेटिकली आपके पास गेन आ जाता। सपोज मुझे ये नहीं पता था गेन कितना था, मैं क्या करता, मैं न्यू मशीन को डेबिट कर देता उसकी मार्केट प्राइस से। न्यू मशीन की मार्केट प्राइस कितनी थी, $400,000। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओल्ड मशीन का ईयर 3 के एंड पे जो था उसको मैं क्रेडिट कर देता। ईयर 3 के एंड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 657,000, तो 657,000 को मैं डेबिट कर देता। ठीक है। इसके बाद मैंने
ओल्ड मशीन को डिस्पोज कर दिया, ओल्ड मशीन की वैल्यू को मैं क्रेडिट कर देता 1 मिलियन। इसके अलावा मैंने कैश भी पे किया है $50,000, कैश को भी मैं क्रेडिट कर देता $50,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर थी यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की, वो मेरे पास गेन या लॉस शो कर देती है। अगर मैं अपने पास डेबिट के अंदर देखूं तो अमाउंट आ रही है 400 प्लस 657, यानी कि 10,57,000, 1.057 मिलियन। क्रेडिट के अंदर आ रही है 10,50,000। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रेडिट के अंदर एक अमाउंट और आएगी कितने की, $7,000 की। और क्रेडिट के अंदर जो भी अमाउंट आती है वो क्या होता है, मेरा गेन होता है। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट एंट्री से भी पता चल जाता है कि मुझे गेन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की हमने काफी सारी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर ली है। हमने सी से लेके जी तक सॉल्व कर ली है, जिसमें एसवाईडी मेथड, एसएलएम और एक्टिविटी मेथड देख लिया। ये देख लिया अगर कोई एलिमेंट चेंज हो उसको किस तरीके से टैकल करना है। और एंड में डिस्पोजल और एक्सचेंज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लिए। अब इम्पेयरमेंट से रिलेटेड दो हमारे पास छोटे से क्वेश्चंस हैं, वो हम इसकी लास्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।